इस लेक्चर में हम बंगाल के गवर्नर पढ़ेंगे और गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें भारत के गवर्नर जनरल और इसके बाद भारत का वायसराय। ये पूरे आधुनिक भारत में जिस पद के हिसाब से अंग्रेज शासन किए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरे गवर्नर जनरल 3 पार्ट में हम इसे खत्म कर देंगे। बंगाल के गवर्नर से शुरू होगा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत के वायसराय। तो पहले शुरू करते हैं। जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो प्लासी के युद्ध खत्म होने के बाद तो रॉबर्ट क्लाइव पहला प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? प्रथम गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया इंग्लैंड। फिर 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसी युद्ध के बाद संधि करने के लिए संधि के उद्देश्य से 1765 में फिर रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया और इसने 2 संधियां की। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये 12 अगस्त एक इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त को हुई और दूसरी इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त को हुई। तो इलाहाबाद की संधि के उद्देश्य से ये भारत आया और भारत में इसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया और द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन में क्या हुआ कि द्वैध शासन बंगाल में जब लागू हुआ तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी उसके द्वारा बंगाल का जो दीवानी थी वो कंपनी को मिल गई थी और दीवानी में सिर्फ राजस्व वसूला जाता था। तो राजस्व ये इतना जबरदस्त तरीके से मतलब जोर जबरदस्ती से वसूले कि पूरे बंगाल में आर्थिक स्थिति पतन की तरफ पहुंच। बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो एकदम खराब हो गई जिससे चारों तरफ अराजकता फैल गई और लुटेरा जैसा राज्य वहां स्थापित हो गया। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल में लुटेरा साम्राज्य स्थापित हुआ। उसी को बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक कहते हैं। श्वेत विद्रोह हुआ। ये श्वेत विद्रोह 1766 में हुआ। 1766 में 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आया इंडिया इलाहाबाद की संधि करने के लिए, उसके बाद इसने क्या किया? कंपनी में कुछ सुधार किया और उस सुधार में क्या हुआ कि जो बंगाल के सैनिक थे उन्हें उन्हें जो वेतन भत्ता मिलता था वो सिर्फ बंगाल में लागू किया और जो मुंगेर या इलाहाबाद के क्षेत्र में जो अवध के क्षेत्र में जो सैनिक रहते थे उन्हें ये सब बंद कर दिया जो दोहरा उसे वेतन भत्ता मिलता था सैनिकों को। और क्या काम किया कि जो उनका जो व्यक्तिगत जो व्यापार था सैनिकों का, जो यहाँ के ब्रिगेडियर थे या कर्नल थे, तो उनका व्यक्तिगत व्यापार को भी इसने बंद कर दिया। अब जब 2 चीजें बंद हो गई और ये सिर्फ बंगाल के लिए लागू किया तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनमें भी विद्रोह की भावना पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि आप बंगाल में ये लागू कर सकते हैं और मुंगेर और इलाहाबाद में क्यों नहीं। इस लिहाज से उन्होंने विद्रोह किया। इसी को श्वेत विद्रोह कहा गया। ये 1766 में हुआ। और जब जब अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया तो अंग्रेजों ने दीवानी तो अपने पास रखी थी लेकिन फौजदारी वो नवाब के पास रखी थी। तो नवाब जो था, फौजदारी का मतलब होता है कि जो सैन्य शासन था, प्रशासन था, उन्हें देख रेख वो भारतीय एजेंडों के द्वारा वो अपने प्रशासन को देखने लगे और वो 2 उप दीवान नियुक्त किए। कौन कौन? ये रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। बंगाल में रजा खां को लागू किया था और बिहार में सिताब राय को लागू किया था। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बंगाल में कौन सा उप दीवान लागू किया गया था? रजा खां को और बिहार में सिताब राय को। उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन करके आया। वारेन हेस्टिंग ये नाम याद रखेंगे कि ये कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल बनकर के आया 1772 में। 1772 से 1774 तक ये बंगाल का, याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर रहा 72 से 74 के बीच में। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया
जिसके द्वारा ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, अब वो पूरे अंग्रेजी क्षेत्र जो जितना ब्रिटिश क्षेत्र था भारत में, उसमें गवर्नर जनरल कहलाएगा वो, और मद्रास और मुंबई का क्षेत्र जो गवर्नर थे इसके अधीन आ गया। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग। और ये 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा, और 1772 में ये आ गया था, तो 1772 से 1774 तक ये क्या रहा? सिर्फ गवर्नर रहा, कहाँ का? बंगाल का। लेकिन 1774 से 1785 तक ये क्या रहा? गवर्नर जनरल रहा, और इसी को प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। अब ये कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये दोनों नाम याद रखेंगे। अब वारेन हेस्टिंग का कुछ काम देख लीजिए, क्योंकि इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसने राजकोषीय जो राजकोषागार जो था वो मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में ही है। बंगाल से हटा करके इसने कहाँ किया? कोलकाता में कर दिया। 1772 प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1772 में आते ही, अब देखिए कि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल में जब रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लागू किया था, तो अराजकता फैल गई थी। अब उसी को कंपनसेट करने के लिए 1772 में वारेन हेस्टिंग को भेजा गया था, कहा गया था कि कंपनी की तरफ से कि जाइए ये जो अराजक भरी स्थिति है इसको संभालिए। तो 1772 में जैसे ही ये आया, उसने सबसे पहले द्वैध शासन को ही समाप्त किया। द्वैध शासन को ही उसने क्या किया? समाप्त करने की घोषणा कर दी, और प्रत्येक जिले में फौजदारी, वही जो स्थिति जो कानून व्यवस्था खराब हुई थी उसको लागू किया, तथा दीवानी में उसने अदालत को लागू किया। अब 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई इसी के समय में। अब दूसरा काम इसके समय में क्या हुआ? जोनाथन डंकन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये वारेन हेस्टिंग का ही काल चल रहा है। इसी के समय विलियम जोन्स, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में ये पूछा गया है। इसी के समय विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। किसके शासनकाल में किया? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया। मुगल सम्राट, अब वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? मुगल सम्राट की जो 26 लाख की पेंशन शाह आलम सेकंड को दी जा रही थी, शाह आलम सेकंड को जो दी रह जाती उसको बंद कर दिया। और ये जो 26 लाख पेंशन दी जा रही थी, ये कब समझौता हुआ था? इलाहाबाद की प्रथम संधि में। अब 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, और इसे किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। ये डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, हिक्की। एग्जाम में यही आपको मिलेगा, यही नाम मिलेगा हिक्की का। तो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशन किया गया? द बंगाल गजट को किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। ठीक है। अब देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग के ही, अभी भी वारेन हेस्टिंग क्या है? बंगाल का गवर्नर है। तो इसके तहत 1784 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया था वारेन हेस्टिंग। 1773 ही रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया 1784, और उसके बाद जितने पिट्स एक्ट आए हैं ये सब एक जगह हम अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल के कालखंड में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या लागू हुआ, कौन कौन सा नियम लागू हुआ, ये सब हम देख रहे हैं। इसलिए पॉइंट वाइज से पीसी को देखते चलेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में 1775 से 1782 में लागू हुआ। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है, वारेन हेस्टिंग कब से है? 1772 से आया है, 1785 तक चल रहा है। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में, और ये युद्ध कब खत्म हुआ? सालबाई की संधि 1782 में। अब देखिए सालबाई की संधि, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सालबाई की संधि कब लागू हुई? तो सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच।
ये मैंगलोर की संधि पर खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसका 4 युद्ध हुए हैं, हम युद्ध को भी अलग से एक जगह पढ़ेंगे। तो 1784 और मैंगलोर की संधि किन के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, मतलब टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, लेकिन हैदर अली इसी में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंगलोर की संधि 1784 पर खत्म हुआ और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई और मैंगलोर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ वारेन हेस्टिंग के ही समय। और इसमें क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट में नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, क्योंकि हम इसे फिर अलग से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में इसका हम। नए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कौन नए शासन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये इंग्लैंड में पहले से बना हुआ था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से बना। तो ये दोनों अब नए शासन, नए द्वैध शासन की लागू किए, क्योंकि विषय को अब बंटवारा हो जाएगा, कुछ विषय बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी और कुछ सब्जेक्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। वारेन हेस्टिंग के अब क्या किया कि वारेन हेस्टिंग ने ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका विरोध कर दिया। वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग बहुत कुछ सुधार पहले से ला चुका था, तो इसने विरोध किया। अब इनके विरोध करने से जो कंपनी है वो इंग्लैंड में इनके ऊपर, जो वारेन हेस्टिंग है इसके ऊपर महाभियोग चला दिया और ये महाभियोग चलाया, लेकिन 1785 में ये सभी आरोपों से मुक्त हो गया। कार्नवालिस देखते हैं कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये कार्नवालिस बना। 1786 में कार्नवालिस वापस आया, 1786 से 1793 तक रहा और उसके बाद ये 1805 में एक बार वापस पुनः आया। तो कार्नवालिस 2 बार आया था, 1786 में एक बार 1805 में। अब 1786 से 1793 के बीच इसने क्या-क्या काम किया? कार्नवालिस ने जिले के समस्त जो अधिकार है इसे कलेक्टर के हाथों में दे दिया और इसने क्या काम किया? कार्नवालिस ने 4 भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की। 3 बंगाल में नियुक्त की, क्योंकि अराजकता सबसे ज्यादा कहाँ थी? बंगाल में थी। वारेन हेस्टिंग कुछ हद तक सुधार किया था। और एक जो भ्रमण करने वाली अदालतें थी ये बनाई गई बिहार में। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। जितने कर्म, अब ये वारेन हेस्टिंग भी किया था, ये लॉर्ड क्लाइव भी किया था, लेकिन अब कर्मचारी तो कर्मचारी, घूस लेना वो अधिकार अपना समझते थे, तो अगर व्यक्तिगत व्यापार को बंद कर देते थे तो वो भ्रष्टाचार करने लगते थे। तो कई तरह की परेशानियां थी और समय समय पर उनमें सुधार किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया। जिले में पुलिस थाना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिले में पुलिस थाना की व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो ये कार्नवालिस ने की। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया? कार्नवालिस। कब किया? 1793। ये 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं और बीसवेदारी भी कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त को। और क्योंकि इसमें जो राजस्व का पूरा मालिकाना हक होता है वो जमींदारों के पास होता है और अस्थाई बंदोबस्त में जो 90% है, 10/11 भाग ये कंपनी को देना पड़ता है और 10वां भाग जो 10% है उसे अपने पास रखना पड़ता है या जमींदार अपने पास रखता था। यह योजना जो इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त की योजना का जो योजना बनाया था वो कौन था? ये जॉन शोर था। बाद में जॉन शोर भी गवर्नर बनता है। बंगाल, अब अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? बंगाल में सबसे पहले लागू हुआ, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में। तो ये तीनों क्षेत्र ये कहीं थे उस समय। बनारस वाले क्षेत्र में लागू हुआ, मद्रास में लागू हुआ। ये लगभग 19% भूभाग पर लागू हुआ जहां पर अंग्रेजों का शासन था। जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। अच्छा, इस व्यवस्था में, अस्थाई बंदोबस्त में। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने कई जगह पर पुलिस चौकियों की स्थापना की। जो दरोगा प्रणाली है, कार्नवालिस का एक और इम्पोर्टेंट काम था कि जो दरोगा प्रणाली है वो भी कार्नवालिस ने ही लागू किया था। कार्नवालिस को सिविल सर्विसेज का संस्थापक माना जाता है। सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है भारत में?
कॉर्नवालिस को माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जॉन शोर जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था या बना लागू तो कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन जॉन शोर ने अस्थाई बंदोबस्त को बनाया था। तो ये भी अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया है, 1793 से 1798 के बीच बना। लेकिन अब ये क्या काम किया कि कॉर्नवालिस ने जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति लागू कर दी। हस्तक्षेप की नीति का मतलब हुआ कि हम किसी क्षेत्र में, ना जमींदारी के क्षेत्र में, ना किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएंगे। लॉर्ड वेलेजली अब आ गया 1798। लॉर्ड वेलेजली 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इसने सहायक संधि लागू की। सहायक संधि कौन सी सहायक संधि? सहायक संधि वही सहायक संधि है जिसके द्वारा क्या होता था सहायक संधि में? सहायक संधि में होता था कि हम अपने सैनिक को बेसिकली इसमें सैनिक को किराए पर दिया जाता था। किराए का मतलब होता है कि जैसे बंगाल के सैनिक हैं, अंग्रेजों के सैनिक हैं, अवध क्षेत्र को अगर उसे सुरक्षा की जरूरत है तो सैनिक उधार लिया जाता है। जैसे आज के डेट में अमेरिका सैनिक व्यवस्था दी है किसको? जापान को। तो वहां पर क्या होगा, जापान के क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक सुरक्षा देखती है, लेकिन उसका जो खर्चा है और जो वेतन भत्ता है वो सब जापान वहन करता है। इसी प्रकार से सहायक संधि हुई। तो सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली अपने सैनिक हर प्रांत को देता था और वहां से वो उनके वेतन भत्ता उनसे लिया करता था। तो लेकिन भारत में जो फर्स्ट प्रयोग डुप्ले ने किया था, डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था। तो ऐसी व्यवस्था सबसे पहले डुप्ले लेकर के आया था। ये डुप्ले के दिमाग की उपज थी सहायक संधि लागू करना। तो सबसे पहले सहायक संधि किसको जरूरत पड़ी? हैदराबाद को। ये जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में याद रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस सन में सहायक संधि लागू हुई। तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद में लागू हुई 1798 में। फिर मैसूर में लागू हुई 1799 में। मैसूर वही है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799। मैसूर का युद्ध होता है तो खत्म हो जाता है और मैसूर में फिर सहायक संधि लागू कर देता है वेलेस्ली। तंजौर 1799 में। फिर अवध 1801 में। पेशवा 1801 में। बरार एवं भोसले 1803 में। सिंधिया, ये ग्वालियर के सिंधिया हैं, 1804 में सहायक संधि लागू हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? ये 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली के समय में लागू हुआ। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था वेलेस्ली। कौन कहता था बंगाल का शेर? वेलेस्ली अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। अब देखिए 1805 में फिर कॉर्नवालिस आया। तो 1786 से 1793 कॉर्नवालिस आया था और एक 1805 में दोबारा कॉर्नवालिस आया, लेकिन संजोग बस वो उसकी मृत्यु हो गई, जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कहाँ हुई? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर बना 1805 से 1807 तक सर जॉर्ज वारलो। सर जॉर्ज वारलो के समय में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई 1806 में। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। वेल्लोर ये है तमिलनाडु में। वेल्लोर कहाँ है? वेल्लोर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में सिपाही विद्रोह हुआ। क्या सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि वहां के सिपाहियों को, जो हिंदू सिपाही थे, उनके माथे पर तिलक लगाना बंद कर दिए, कान में जो बाली है वो सब बंद कर दिए, और जो मुस्लिम थे उन्हें दाढ़ी बढ़ाना बंद कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि विद्रोह हो गया। तो सिपाहियों में पहला विद्रोह 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। 25 अप्रैल 1809 अमृतसर की संधि हुई। तो मिंटो प्रथम है। तो लॉर्ड मिंटो के समय में तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट घटना हुई वो ही 1809 में अमृतसर की संधि। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। 1809 में अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। किनके बीच हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। चार्टर एक्ट 1813, ये सभी एक्ट हम पढ़ेंगे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1792 या 1813, ये सारे हम एक जगह इकट्ठे ही पढ़ेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, किनके काल में हुआ? मिंटो प्रथम के काल में हुआ। और 1813 में क्या हुआ था कि
एक तरफ़ा मुक्त व्यापार की जो नीति है उसे बंद कर दी गई, उसे लागू कर दी गई और कंपनी का जो भारत पर व्यापारिक एकाधिकार था उसे खत्म कर दिया गया। केवल चीन के साथ व्यापार को और चीनी और चीन 2 व्यापार लागू किया गया था। चीन के साथ चाय का व्यापार और चीनी का व्यापार ये कंपनी के अधीन था। बाकी सारा जो व्यापार था वो कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि उस समय कौन चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों अपने हाथ में ले लिए। लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए एक उधर सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था जो 1772 में आया था, 1772 में जो आया था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है हमेशा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से देखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग है ये। 1813 से 1823 तक इसने शासन किया। इसने क्या काम किया, 1817 में पिंडारियों का दमन किया। ये जो पिंडारी थे ये मराठा साम्राज्य के बहुत सहायक, एक प्रकार से ये डकैत थे, डाकू थे। तो जो लूट-पाट का काम करते थे तो मराठों के संरक्षण में पिंडारी किया करते थे, और युद्ध में जो लूट-पाट लाते थे वो मराठों को उसको उसमें हिस्सेदारी देते थे, और मराठों को जहाँ मराठा अपना युद्ध करने जाता था उसमें पिंडारी इनको इनका समर्थन करते थे। तो मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से, अब लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों के जो शक्ति का अंतिम रूप से खात्मा किया, पिंडारियों का दमन हुआ, मराठा कमजोर हुए। फिर जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ये 1816 से 1817 में थर्ड मराठा युद्ध हुआ, और इसी में मराठों का अंतिम रूप से खात्मा हुआ, और मराठा में जो नाना साहब थे उन्हें कानपुर भिठूर भेज दिया गया पेंशन पे। तो उसके बाद से जितने मराठा पेशवा बने, वैसे पेशवाई भी खत्म हो गई थी, तो लेकिन जितने भी मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने सभी पेंशन भोगी रहे नाना साहब के बाद। अब आंग्ल जो दूसरा काम हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच में। और कौन सी संधि पर आंग्ल नेपाल युद्ध, संगोली की संधि पर, याद रखिएगा संगोली की संधि अंग्रेजों और नेपालियों के बीच हुई थी 1816 में। और प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा उसे समाप्त किया हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने क्या किया कि जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था उसे समाप्त कर दिया। 1822 ईस्वी में जो टेनेसी एक्ट हुआ, काश्तकारी अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिशा और दशा दोनों बदल देती है भारत की। 1822 ईस्वी में जो टेनेसी एक्ट, काश्तकारी एक्ट, ये हेस्टिंग के समय लागू हुआ, और इसे कहा जाता है रैयतवाड़ी या महलवाड़ी व्यवस्था। ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तमिलनाडु में लागू हुई थी 1793 ईस्वी में। इसमें लगभग 51% भूभाग पर, जो अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश क्षेत्र था, तो उसमें 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। और रैयतों की जो भूमि थी उस पे जो मालिकाना हक था उसे, उसमें किसानों का ही मालिकाना हक था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस व्यवस्था में किसानों का, मतलब जो रैयत थे उनका मालिक भूमि पर मालिकाना हक था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इसी लॉर्ड हेस्टिंग के समय, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया। इसके बाद बंगाल का गवर्नर आया लॉर्ड हम्बार्ड 1823 से 1828 के बीच में। तो फर्स्ट आंग्ल वर्मा युद्ध इसी के समय हुआ, किसके, लॉर्ड हम्बार्ड के समय में हुआ था 1824 से 1826 के बीच में आंग्ल वर्मा युद्ध। तो पहला आंग्ल वर्मा युद्ध 1826 में खत्म हुआ यानडब्बू की संधि पर। यानडब्बू की संधि ये याद रखेंगे। 1824 में बैरक का सैन्य विद्रोह, इसमें भी देखो 1806 में वेल्लोर में हुआ तमिलनाडु में, ठीक है, वेल्लोर में विद्रोह हुआ, और 1824 में बैरकपुर में भी सैन्य विद्रोह हुआ, और दोनों में वही धार्मिक चीजें थी। हिंदू के लिए जो धार्मिक वस्त्र था, या जो तिलक थी, माथे पर तिलक लगाना या कान में जो बाले पहनना था, ये सारा बंद कर दिए, इन्होंने प्रतिबंधित कर दी। और जो मुस्लिम सैनिक थे उन्हें कहा कि गया कि आप दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये धार्मिक विद्रोह हुआ सैनिकों के बीच में। अब आया आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये कौन, अंतिम गवर्नर जनरल बना भारत का, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल। और 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा
क्या किया गया कि इसे बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगले इसका पार्ट आएगा उसमें हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक से शुरू करेंगे, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल ये कब तक बना? 1858 तक रहता है। 1857 की क्रांति से फिर 1858 में वायसराय बन जाता है। तो हम वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।